यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज, खबरों का बादशाह। नमस्कार, कैमरामैन रज्जब अली के साथ मैं हूं निजामुद्दीन हाशमी और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। आज हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लखनऊ के जुझारू एवं कर्मठ नेता श्री आनंद कुमार श्रीवास्तव जी के साथ सीधा संवाद। आइए सबसे पहले हम श्रीवास्तव जी से मिलते हैं और उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो श्रीवास्तव जी, आप अपने और अपनी पार्टी के बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए। नमस्कार हाशमी साहब, और बहुत तारीफ़ आपका सुना था मैंने जो है, और आज सौभाग्य मिल रहा है रूबरू होने का, और माध्यम जो बन रहा है वो हमारा, जैसे आपने बताया, खबरों का बादशाह पी न्यूज़। इसके लिए मैं पी न्यूज़ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ आपने पूछा कि मेरा सब परिचय और हमारी पार्टी का परिचय, तो मैं पहले अपनी बातों पे आता हूँ। मैं स्वयं कौन हूँ और कहाँ से मेरा उद्गम हुआ है। मैं आनंद कुमार श्रीवास्तव, मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरक्षनाथ नगरी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और बड़ा गर्व होता है मुझे कहने में कि मैं गोरक्षनाथ बाबा की नगरी से आता हूँ। वहाँ मेरा जन्मस्थली है। उसके बाद मैं जो है, जब वहाँ से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ा तो फिर नौकरी की तलाश में और रोजी रोटी की तलाश में मैं लखनऊ की तरफ पलायन किया। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरी जन्मभूमि गोरक्ष बाबा की नगरी गोरखपुर है और मेरा कर्मभूमि वो लखनऊ, जो कि शान है हमारी जो है उत्तर प्रदेश की, और राजधानी है जिसको हम शान से पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम लोग लखनऊ के वासी हैं। यहाँ हमने अपने मुंह से सुना है नवाबों की नगरी, और जब से मैं यहाँ आया हूँ अपने कर्म क्षेत्र में, और मैंने यही पाया है कि वाकई यहाँ के लोग बहुत ही संजीदा और बेहतरीन इंसान हैं, जिसका दुनिया में किसी भी इंसान से कोई तुलना नहीं है। मुझे गर्व है कि मेरी जन्मभूमि गोरखपुर है और कर्मभूमि लखनऊ है। श्रीवास्तव जी, आपने अपने बारे में तो परिचय दे दिया, कुछ अपनी पार्टी के बारे में भी बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपका, जिससे मेरी पहचान है, जिसकी वजह से हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। हमारी अपनी पार्टी, हम सबकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया हमारे माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हैं, और इस पार्टी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब ये पार्टी हमारे माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी और उनके छोटे भाई जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी के रूप में ये पार्टी कार्य कर रही थी। हम 2007 या 8 जो है, उस समय से मैं गोरखपुर से ही जुड़ा हूँ। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि गोरक्षनाथ नगरी से मैं आता हूँ और समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना। कारण क्या है कि जब मैं थोड़ा सा, हमको अच्छाई और बुराई की अंतर मालूम होने लगी, तो मैंने देखा और नेताओं में हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, मैं इज्जत सबकी करता हूं, लेकिन हमारे माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी और मैं शिवपाल सिंह यादव जो हमारे अध्यक्ष जी हैं माननीय, उनके संघर्ष को मैंने देखा, पढ़ा, कि मुझे ये लगा कि वाकई इन्होंने छोटे से जगह से पार्टी की शुरुआत करके और गरीबों, मजलूमों को, पीड़ितों को, शोषितों को पूरा ध्यान रखते हुए ये लोग जो है इस पार्टी को बढ़ाते चले गए। वो अलग बात है कि कुछ उस पर मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा सिपाही नहीं हूँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कि अंदर की क्या बातें थीं या पारिवारिक क्या था। लेकिन कुल मिला के हमारे शिवपाल सिंह यादव जी माननीय जो हमारे मुखिया हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का घोषणा किया। जब थोड़े मतभेद हो गए हमारे अखिलेश सिंह यादव जी से जो है, तो उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा अपने विवेक से कि हम लोग शिवपाल सिंह यादव जी जो हमारे मुखिया हैं, हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे और तन मन धन के साथ
हम लोग अंतिम समय तक उनके साथ रहेंगे और पार्टी को एकजुट और मजबूत बनाने में हम लोग हर समय 24 घंटे 365 दिन हम लोग योगदान देते रहेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही, आप अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में। श्रीवास्तव जी, जो योगी सरकार को लेकर इस वक्त गतिविधियां चल रही हैं प्रदेश में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा आपने जो है, क्योंकि आज का दौर जो है, जो परिवेश बन रहा है, अगर कोई वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलता है तो लगता है कि वो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं माननीय योगी जी का बहुत आदर करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो योगी हैं, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा इसी समाज की सेवा के लिए। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से योगी जी पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका सवाल अच्छा है, वाजिब है कि सरकार, जब सरकार शब्द आ गया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी अच्छाई और बुराइयों का विश्लेषण करूं और उसको अगर अच्छाई है तो भी और बुराई है तो भी उसको मैं प्रमुखता से सार्वजनिक रूप से उसको मैं बोलूं। ये मेरा फर्ज है एक शानदार जानदार भारतीय होने के नाते। वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, आप ये देखिए, हर तरफ अराजकता का माहौल। कहीं पर कोई जैसे लग रहा है हम तो स्त्री पुरुष में नहीं उसको बांटेंगे, मनुष्य ही नहीं सुरक्षित है। कहीं पर जो है, आप बताइए मुझे, कहीं पर कोई सुरक्षित नहीं है। सुबेरे आदमी काम पर निकल रहा, पहले तो काम ही नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर कोई बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, उसके पास काम है तो सुबेरे निकल रहा है, तो शाम तक उसको तब तक यकीन नहीं है जब तक वो घर के चौखट के अंदर नहीं चला जा रहा है कि मैं सुरक्षित अपने घर आ गया हूं। सबसे बड़ा तो ये है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद हमारे माननीय योगी जी भाजपा पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही गरिमामय कुर्सी को संभाले। हम लोगों को भी बड़ी अपेक्षाएं थी कि हमारे योगी जी, जो कि वाकई देवतुल्य लगते हैं गेरुआ वस्त्र पहन करके, हम तो यही समझते हैं कि गेरुआ वस्त्र धारण करने का मतलब वो आदमी देवतुल्य हो गया। हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, जैसे मुस्लिम समाज में फकीर को लोग बोलते हैं, पीर को बोलते हैं, उसी तरह हमको लगता है कि हमारे योगी जी तो देवतुल्य हैं, और है भी, क्योंकि उनके नाम के पास आगे या पीछे योगी जी लगा हुआ है। लेकिन जब वो आए, बहुत आशाएं थी। हम व्यक्तिगत रूप से, ये मेरी सोच है, वो आशाओं के अनुरूप नहीं उतरे, क्योंकि चारों तरफ जैसे लग ही नहीं रहा है कि प्रदेश में कोई सरकार गवर्न कर रही है। गुड गवर्नेंस कहीं दिख ही नहीं रहा है। अराजकता का माहौल, भ्रष्टाचार का माहौल, किसी भी जगह पे। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि एक काम कराने के लिए मैं गया तो उसने कहा, भैया आजकल बहुत कड़ाई चल रही है और बहुत हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो जो काम आसानी से होता था उसके लिए हम लोगों को सुविधा शुल्क के रूप में ज़्यादा पैसा दे देना पड़ेगा, ताकि इसका मैं भी विरोधी हूँ। और अगर सुविधा शुल्क कोई देता है वो भी पाप का भागीदार बन रहा है, और जो लेता है वो भी पाप का भागीदार बन रहा है। लेकिन सिस्टम ही नहीं ऐसा बन पा रहा है कि कहीं से भी पारदर्शिता आवे, कहीं से दिख नहीं रहा है। मैं किसी न्यूज़ चैनल पे टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे रीजनल स्तर का हो। इसमें अच्छे चैनल भी हैं जो कि पारदर्शी रूप से दिखाते भी हैं, न्यूज़ को, और वो जनता का विश्वास भी लेते हैं। लेकिन कुछ चैनल इस पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो ये गलत है। आप जो है, जब आपको जनता ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के रूप में चुना है, तो आप सरकार के अच्छाई और बुराई दोनों को तुलनात्मक तरीके से दिखाना है। ऐसा कोई सरकार नहीं है जिसमें केवल अच्छा ही अच्छा हो। आप ये बताइए, कैसे कोई आदमी 100% गुड गवर्नेंस दे सकता है? लेकिन कुछ चैनलों के माध्यम से तो यही लगता है कि राम राज्य आ गया। कैसे, आप बताइए? तो इसलिए मैं इस पे यही कहूँगा कि हमारे योगी जी से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इतनी बड़े स्टेट का वो गरिमामयी कुर्सी को
शोभित कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसा मैंने उनको बचपन से देखा है, मैं उनके बारे में जानता हूँ। क्षेत्र के भी हैं, मेरी जन्मस्थली है। और मेरा पुत्र इतनी बार उनकी चरण स्पर्श किया है प्रांगण में, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि अभी भी मौका है लोगों के अंदर एक सुरक्षा का माहौल पैदा करना, लोगों के अंदर ये विश्वास जगे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सुरक्षा मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश यही है, सरकार ने जो भी अगर गलतियां की हो तो उसको सुधारे और गुड गवर्नेंस पे ध्यान दे। आने वाले समय में हम यही चाहते हैं, यही योगी जी से मैं गुजारिश करता हूँ। श्रीवास्तव जी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं लगता नहीं कि नेता और नगरी वाली बात हो। आप अपने को एक आम जनता के रूप में उतार के बात की। अगले आने वाले समय में जैसा कि चल रहा है और जो बीत चुका है माहौल, कोरोना महामारी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हुई, बहुत लोग परेशान हुए, उसके बारे में सरकार कितना सफल रही, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो जैसे हाशमी साहब जो है, आपने एक सवाल किया कि इस समय का सबसे ज्वलनशील मुद्दा कोरोना महामारी, कोरोना पैंडेमिक 2020, इसका नाम सुन के हम लोगों को रात में भी, गहरी नींद में भी डर लगने लगा है। अब कम टू पॉइंट, जहाँ तक आपने कहा कि सरकार, तो सरकार में तो हमारी राज्य सरकार भी आएगी। और कोरोना महामारी, कोरोना पैंडेमिक 2020, जो ये आपने पूछा कि इस पे सरकार की सफलता क्या है, मैं इस पे तंज कसना चाहता हूँ। सबसे बड़ी सफलता सरकार की, हमारे देश के 130, 35, 40, जो भी कंफर्म डेटा नहीं है मेरे पास, हम लोग 135 और 40 करोड़ के आसपास हैं। अब बहुत ही कर्मठ जनता है जो सरकार पर विश्वास करती है, लोकतांत्रिक देश है। तो इस पे तो उपलब्धि यही है केंद्र सरकार की कि पढ़े लिखे लोगों को, गरीबों को, जिनके पेट में भी खाना नहीं और जिनके पेट में खाना था, डिग्रियां थी, उनको भी इन्होंने थाली पिटवा दिया, मोमबत्ती जलवा दिया। ये कह के कि मैंने ये कहते हुए सुना लोगों को कि अगर थाली पीटेंगे तो इतना तेज आवाज होगा, उससे कोरोना मर जाएगा। बताइए आप, ये हमारे देश की जनता है और ये हमारे देश के महान भारत सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार जो हमारी है और जो राज्य सरकार है, मैं राज्य सरकार इसलिए बार बार कहूँगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये इस तरह की हास्यास्पद घटनाओं को अंजाम दिए। आप बताइए, जब हमको पेट में खाना चाहिए, जब हमको रोजगार चाहिए, जब हमको कोरोना पैंडेमिक की दवा चाहिए, तो हम थाली बजा रहे हैं, हम मोमबत्ती जला रहे हैं। अरे अगर एकजुटता ही दिखानी हो तो आप ऐसा करिए कि जो जिस लायक है उसको तुरंत पहले रोजगार मुहैया कराइए, ताकि कोरोना भयावह नहीं है। कोरोना का जो बैड इफेक्ट है वो बीमारी नहीं है, बैड इफेक्ट ये है कि लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना, लोगों के पॉकेट में पैसा ही नहीं है कि लोग खर्च कर सके, लोग खाने को मोहताज। मैं वर्तमान में पारिवारिक परिस्थिति की वजह से मैं कुछ दिन से नोएडा में हूँ, गौतम बुद्ध नगर में। तो मैंने वहाँ देखा, मेरा घर हाईवे पर है, तो मैंने देखा वहाँ पर हमारे हजारों हजार मजदूर, छोटे बच्चे, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें, जो भी हो, पैदल चले जा रहे हैं। क्या ये गवर्नमेंट को ये दिखता नहीं है? हमारे केंद्र सरकार को दिखता नहीं है? हमारे राज्य सरकार को दिखता नहीं है? मैं एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकारें हैं, जो भी सरकारें हैं, जिस भी राज्य से वो गुजरे, क्या उस राज्य को दिखा नहीं? मैंने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में मैंने देखा और सुना, अब पढ़ा कि लोग दिल्ली से बिहार पैदल चले गए, कितने लोग की मृत्यु हो गई अकाल। उनके प्रति तो पहले हम लोगों को संवेदना प्रकट करनी चाहिए और हमको एक उनका लिस्ट बनाना चाहिए,
उनके परिवार की खोज खबर करनी चाहिए कि उनके मरणोपरांत उनके घर की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। तो गवर्नमेंट, तो मैं यही कहूँगा कि पूरी तरीके से अगर सरकार लेवल पे कहा जाए तो ये फेल्योर है सिस्टम का। जो थोड़ी बहुत कंट्रोल हो रही है, इसमें 130 से 140 करोड़ बीच की जो भी जनता है हमारी, उसका खुद का योगदान है, पहला। दूसरा चीज, हमारे देश का पर्यावरण संतुलन, कभी गर्मी आना, कभी ठंडक आना, कभी बरसात होना, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना में जो रोकथाम हो जा रहा है, कभी देखते होंगे आप कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। अभी देखिए हल्ला हो रहा है कि ठंडक में बढ़ेगा, लेकिन यहाँ की जनता की खान पान, यहाँ की जनता का व्यवहार आचरण, यहाँ की पर्यावरण स्थिति, ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है कोरोना महामारी को रोकने में। तो इसमें गवर्नमेंट का तो मैं यही मान के चलूँगा कि पूरी तरीके से कोरोना महामारी में पूरी तरीके से गवर्नमेंट फेल्योर हुई है। नेताजी, बातें तो बहुत हो चुकी हैं। एक सबसे अहम बात जो है अपने प्रदेश में माँ बहनों को लेकर, जी। तो हमारे प्रदेश में माँ बहनें कितना महफूज हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपका हाशमी साहब। क्यों? क्योंकि माँ बहन ऐसा शब्द आपने बोला है ना, सारी सृष्टि की जननी माँ है। माँ है, इसलिए माँ को तो भूल पाना असंभव है। जिस दिन हम लोग माँ बहन बेटी, हम तो सबसे पहले माँ को जानते हैं, फिर हमने जाना कि ये मेरी बहन है, फिर मैंने जाना कि जब मेरी शादी हुई उसके बाद में मेरी पत्नी बनी, फिर जो बच्चा पैदा हुआ अगर बिटिया हुई है तो वो मेरी बेटी हुई। इसलिए सबसे पहले मेरी जननी मेरी माँ है। अगर माँ को भूल गए हम लोग तो समझ लीजिए हमने अपना सब कुछ वजूद खो दिया। इसलिए माँ के बारे में तो मैं आजकल देख रहा हूँ, कलेजा दहल जाता है। हमारा देश, भारत देश, जहाँ पे हर प्रकार की संस्कृति रहती है, जहाँ पे झांसी की रानी, रजिया बेगम, बहुत सारे लोग, किसका किसका नाम लूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ उन लोगों का नाम भी याद करने में, लेकिन जो हमने सुना है, जो पढ़ा है, हम लोग उस धरती से आते हैं। और हमारे यहाँ देखिए, अभी देखिए हाथरस की घटना है, बताइए, पीड़िता अगर मर भी गई बेचारी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, मैं हाथ जोड़ कर इसको करके उस पीड़िता के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ। और उसके न रहने पे, उसके खोने पे जो उसको परिवार को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्ट हो रहा है, उसको सहने की शक्ति मेरे प्रभु दे उसको जो है। और सरकार उनके हर तरह से हर संभव मदद करे। जैसे तत्काल में सीबीआई जांच चल रही है, हम लोग यही आशा करेंगे कि सीबीआई जो हमारी उच्च जांच एजेंसी है हमारे देश की, वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ जैसे सारा आज तक जांच अच्छे से करते आ रही है, इसको भी करके वो इसके अच्छे परिणाम तक पहुंचाएगी और दोषियों को खोज निकाल करके उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी। लेकिन इस तरह की कितनी जो बेटियां बलात्कार की शिकार हो जा रही हैं, छेड़खानी की शिकार हो जा रही हैं, सबको तो मीडिया दिखा नहीं रही है। मीडिया अगर एक कोई भी आंकड़ा ले लीजिए तो उसमें से कहीं 1 या 2 या 4, बाकी का क्या होगा? इसलिए हम तो यही कहेंगे सरकार को इस पे बहुत ही कठोर आदेश देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि अगर कोई भी इस तरह का कार्य करते हुए लिप्त पाया जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो, उसको तत्काल फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उसका गठन करके, उसको गठन करने से ही नहीं, उसको वाकई 6 महीने के अंदर उस पर हर तरह से उसको सजा दे करके एक ऐसा मिसाल पेश किया जाए कि इसके बारे में भी सोचने पे रूह कांप जाए, लोगों की कल्पना न करें लोग जो है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारे यहाँ वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, मैं लखनऊ में भी देख रहा हूँ और आना जाना मेरा पारिवारिक परिस्थिति की वजह से मैं गौतम बुद्ध नगर में भी हूँ, मैं देख रहा हूँ रात को लोग चलने में हिचकिचा रहे हैं, परिवार लेकर के चलने में हिचकिचा रहे हैं। तो इसलिए तो मैं तो यही, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, हम केंद्र सरकार है, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि ऐसा माहौल बनावें कि लोगों में, माँ बहन बेटियों में, बच्चियों में, सब में एक ऐसा विश्वास जगे सरकार के प्रति कि वो लोग रात में भी घूमें और जो सरकार कह के आई थी गुड गवर्नेंस, राम राज, वो वाकई दिखे।
नेताजी, आपकी वाणी मधुर वाणी है, जैसे कहते हैं ना, मधुर वाणी है। चर्चाएं तो बहुत होंगी, समय भी बहुत हो रहा है। 2 शब्द हमारे किसान भाइयों को लेकर कह दीजिए कि प्रदेश में कितना संतुष्ट हैं। किसान भाई, अभी देखिए किसान बिल आया था, आया है, उसके बाद देखिए कितना विरोध हो रहा है। आप ये सोचिए, एक किसान गलत हो सकता है, 100 गलत हो सकते हैं, 1000 गलत हो सकते हैं, एक प्रदेश का गलत हो सकता है, लाखों और हर प्रदेश का किसान नहीं गलत हो सकता है। गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को इसको भली बात ही सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर कहीं से गलत बिल अगर पास भी हो जाए तो सरकार उसको सुधार करके किसान के हित का फिर से पास करा सकती है। उसको, उसमें अगर आदमी अपनी गलती सुधार रहे तो वो बड़ा कहलाता है। जैसे देखिए जीएसटी जब आया था, नोटबंदी आया था, देखिए कितनी गलतियां हो रही थी, रोज सुधार उसमें आता था। क्या कभी किसी ने बुरा कहा? ठीक है, सरकार का एक गलत निर्णय था जीएसटी इस समय लाना, नोटबंदी लाना, लेकिन जब सरकार उस पर सुधार करती थी, जैसे आज कुछ कहती थी, कल कुछ कहती थी, तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सरकार लोगों को सहूलियत देने के लिए ये सारे कार्य कर रही थी। उसी तरह किसानों के लिए देखिए सबसे, और जो हम व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं, बहुत व्यथित होते हैं किसानों की स्थिति देख करके। हमारे देश में, समाज में, जैसे कोई सूट वूट पहन के आया, अंग्रेजी बोल रहा है, टाई पहना है, उसकी बड़ी इज्जत है। और जो किसान गंदा मैला कुचैला धोती पहना है, एड़ियाँ उसकी फटी हुई है, हवाई चप्पल है या चप्पल है भी नहीं, उसको लोग हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक ने बता दिया, हमारे देश का असली राजा मेरा किसान है। आप ये देखिए, हमारे देश की जीडीपी कोरोना पैंडेमिक की वजह से कितनी नीचे चली गई, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आया आपको ध्यान होगा, आप इस चीज को महसूस करिए। केवल और केवल किसान ने मेरी जीडीपी को संभाला है, हमारे भारत देश की जीडीपी को संभाला है, केंद्र सरकार की जीडीपी को संभाला है। और हम उस किसान को भूल रहे हैं। किसान माने हमारे देश का राजा। इस कोरोना ने बता दिया, सबसे बड़ा हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता को आप ये देखिए, अन्नदाता अन्न उपजा रहा है, मंडी तक पहुंचा रहा है, बीच में हमारे जो ब्रोकर भाई हैं, जिनको दलाल कहते हैं मंडियों में, उन तक पहुंचा रहा है, वहां से हम लोगों तक आता है, होलसेलर के यहाँ जाता है, और वो राजा हो जा रहा है। किसान आज भी उसी फटे हाल स्थिति में घूम रहा है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है, और वर्तमान जो स्थिति है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि हमारे देश का अन्नदाता इस तरह की स्थिति में जी रहा है। मैं तो यही चाहूँगा, कोई भी सरकार हो, उसको सबसे पहले हमारे देश के अन्नदाता के बारे में सोचना ही चाहिए, और सोचना ही होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। क्योंकि हमारा किसान जब विकसित होगा ना, तो जो चीज़ हम पलायन करके शहरों में खोजने आते हैं, वो चीज़ शहरों से गांव में पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा किसान राजा है और राजा की तरह रहना शुरू करेगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा वर्तमान सरकार से, केंद्र हो चाहे किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का राज्य सरकार हो, मैं यही विनती चाहूँगा कि ये सभी लोग आपस में एक मत बना करके किसानों के हित के बारे में ही केवल सोचें। बहुत अच्छी बात कही नेताजी। चलते चलते आप अपनी पार्टी के बारे में, जैसे कि आने वाला चुनाव सामने आने वाला है, तो क्या चचा भतीजे मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग अलग लड़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल। लेकिन ये जो आपने वर्ड जोड़ा, चाचा और भतीजा, हम लोग छोटे सिपाही हैं इस पार्टी के, इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, जाना है, सुना है या समझ रहा हूँ परिवेश को देख करके, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, जो कि हमारे लोहिया जी के पदचिन्हों पे चल रही है, और हमारे जो प्रमुख नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जंग लड़ रहे हैं कि देश को एक, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, उसको एक स्थिर सरकार देने के लिए। जहाँ तक आपने पूछा कि आने वाले चुनाव में हमारे पार्टी का क्या परिदृश्य होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आज 2020 15 अक्टूबर, चाहे किसी भी पार्टी का स्थिति जो भी बने,
जो भी पार्टी ताला लगावे सरकार बनाने के लिए, लेकिन ये जान ली चाबी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी के पास है। खुलेगा ताला उसी चाबी से सरकार बनेगी तो हमारे माननीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी के सहभागी होने पर ही बनेगी। इसलिए इसके लिए हम लोग निश्चिंत हैं और दिन रात एक करके आम जन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, या आने के बाद अगर आप जनता ने हमको सिर आँखों पे बैठाया तो हम लोग क्या करेंगे उनके लिए। हम लोग अभी से एकजुट होकर के, हम लोग लोकसभा चुनाव जो गुजरा है उसी समय से हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और हम लोग को पूर्ण विश्वास है जनता निश्चित समझ रही है, भली भांति समझ रही है कि कौन सा सरकार। स्थिरता बड़ी चीज़ नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जनता का विकास। स्थिरता कोई मायने नहीं रखता है। हम 6 महीने के लिए राज करें, हम 5 साल के लिए राज करें, हम 10 साल के लिए राज करें, सबसे बड़ा होता है हमने जब राज किया तो जनता का जो स्थिति है वर्तमान से भविष्य बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए ये जान लीजिए हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ताला किसी का भी लगेगा, चाबी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी का ही लगेगा, तभी रास्ता खुलेगा। और हमारी पार्टी का, हमारे मुखिया के अगुवाई में बिना सहभागिता के सरकार नहीं बनेगी। इसका हम लोगों को पूरा विश्वास है पूरा, और इस पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग इसीलिए लगे हुए। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा, इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आने वाले भविष्य में निश्चित है कुछ न कुछ शुभ समाचार जनता को जरूर मिलेगा और हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कई बार वो किया जो है, तो निश्चित है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है, वो हमारे बड़े लेवल के हाई कमान जो हैं नेता लोग माननीय, वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे और वो उनका घर का निजी मामला है। तो इसलिए मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करके, क्योंकि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करता हूं, मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूं, इसलिए मैं तो इसीलिए इस पार्टी से जुड़ा हूं कि ये पार्टी आज तक जो भी मैंने देखा, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। और मैं इसी आशा के साथ जुड़ा रहूँगा अनवरत आजीवन, क्योंकि हमने इस चीज़ का व्यक्तिगत अनुभव किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर रात में हम 12 बजे भी फ़ोन कर दें तो निश्चित है वो उसका जवाब अवश्य देते हैं, या दिलवाते हैं, या किसी के माध्यम से मदद करवाते हैं, क्योंकि व्यस्त हैं, बहुत कीमती समय है। तो इसलिए हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के एक सिपाही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी